नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, टीचर्स फैमिली, यूट्यूब फैमिली, जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। रीट एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक, आप सभी लोग जानते हैं। रीट पर्यावरण के हम ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस कर चुके हैं, कंसेप्ट वाइज कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसका आई बटन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दिया गया है। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज हम पर्यावरण अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 50 जो है सेलेक्टेड प्रश्न यहाँ पे लाए हैं बाई जयसवाल सर। तो ये 50 प्रश्न रीट एग्जाम में आपके जो 30 में से प्राइमरी लेवल की बात करें, लेवल फर्स्ट की पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं। 30 प्रश्न की बात करेंगे। 30 में से आप सभी का सपना होता है कि 25 प्लस स्कोर कर पाएँ, क्योंकि जब यहाँ पे 25 स्कोर कर पाते हैं तब कहीं ना कहीं सिलेक्शन की बारी आती है। आउट ऑफ 150 में से 125 जो है स्कोर आपका यहाँ पे कलेक्ट श्योर एंड प्योर होता है। तो चलिए देर न करते हुए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग भी कमेंट के बता सकते हैं 50 में आपका स्कोर क्या है। अगर आज एग्जाम होता है ये टेस्ट भी आपको हो जाएगा, ठीक है। तो पर्यावरण किस भाषा का शब्द है? तो सभी परिचित होंगे, पर्यावरण जो है फ्रेंच भाषा का शब्द कहला जाएगा। एंड दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण का रक्षा कवच O3 अर्थात ओजोन लेयर, ओजोन परत की बात करेंगे, ठीक है। पर्यावरण का रक्षा जो कवच है वह आपका ओजोन परत कहलाता है। अगला प्रश्न है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? तो आप सभी जानते होंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क नवाबों के शहर लखनऊ की बात करेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? अगर एग्जाम में आएगा तो लखनऊ आपको करना है। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? तो सभी लोग जानते हैं H अर्थात हाइड्रोजन की बात करेंगे। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया है? हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार है देश में देखा जाए तो 33% पर जो है वन होना चाहिए, यानी कि 100 में से 33%। मान लीजिए 100 यहाँ पे धरती है, ठीक है, 100%, तो 100 में 33% जो है यहाँ पे पेड़ पौधे होना चाहिए। इस स्थल की बात करें। अगला प्रश्न है देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण जो केंद्र है वह कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं कि देश का जो पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है वह कर्नाटक बेंगलोर पर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? कर्नाटक बेंगलोर की बात करेंगे। वायु की गति को मापा जाता है, बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। तो वायु की गति को किससे मापते हैं? एमिनोमीटर से नापते हैं, अमीनोमीटर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कहीं एमिनो भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी परिचित होंगे 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर, ये तारीख नोट कर लीजिएगा, बार बार पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि बार बार पूछा गया तो लगभग सभी जानते हैं, 99% लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, फिर भी ये रिपीट होता है प्रश्न। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? सभी बताइएगा। चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो वह होती है अम्लीय। चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? अम्लीय मिट्टी। या इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है, चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी उपयुक्त है और चाय की खेती के लिए आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। 4.5 से यानी 4.5 से 6 pH मान की अम्लीय मृदा जो है चाय की उपज के लिए उपयुक्त होती है, 4.5 से 6 तक, जिसमें कि जल का निकास अच्छी तरह से हो सके। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन प्राय इसे काली कपास मिट्टी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है कपास की खेती ज़्यादा होती है। राजस्थान जियोग्राफी क्वेश्चंस रीट एग्जाम बाई जयसवाल सर, आप लोग सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी आपकी क्लासेज होती हैं। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोटिस और क्यूज वगैरह आपको मिलते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगला है ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो सभी लगभग जानते ही होंगे, कई बार पूछा गया है। तो ताजमहल के पीले होने का कारण अम्लीय वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में वन पाए जाते हैं? तो सभी लोग जानते हैं भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है मध्य प्रदेश पर वन पाए जाते हैं।
इसके बाद है भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो सभी परिचित होंगे, भारत में जो है प्रथम बायोगैस संयंत्र जो है पिलानी पर स्थापित हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो सभी लोग जानते हैं आयोडीन। किसकी बात करेंगे साथियों, आयोडीन। तो सागरीय खरपतवार जो है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है, तो अगर वीक पूछा जाएगा तो 1 जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है वह देश का वन महोत्सव वीक या सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन अगर देश में वन महोत्सव दिवस की बात करें तो 1 जुलाई, ठीक है। हम प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव भारत में मनाते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड का। जब भी चिपको आंदोलन का जिक्र होता है उत्तराखंड की बात की जाती है। रीट लेवल 2 फिजिकोलॉजी क्वेश्चन बाय जयसवाल सर आप लोगों को मिल जाएगी क्लासेज ऑलरेडी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है नीले रंग पर सबसे अधिक होती है। भिंडी में क्या पाया जाता है, सभी होता है, भिंडी में जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, सभी बताइएगा। तो ओजोन लेयर जो है किस परत में पाई जाती है, सभी लोग जानते हैं समताप मंडल। जी हाँ साथियों, ओजोन लेयर जो है ओजोन परत है वह आपके समताप मंडल पर पाई जाती है। अगला रबी की फसल कब काटी जाती है, तो देखिए फसल से प्रश्न आता है, रबी की फसल आएगी, जायज़ की फसल आएगी या खरीफ की फसल आती है, ठीक है। नकदी फसल हो गए, तो रबी की फसल जो आपके मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, रबी की फसल है। खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है, वह खरीफ की फसल है। रबी की फसल ठंडी में ठंड में क्या है मौसम, रबी यानी कि सूर्य की ज़्यादा आवश्यकता होती है ठंड में गर्मी के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, रबी की फसल की बात करेंगे, रबी की खेती की बात करेंगे। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, वह है 60 रुपये MIC, जिसे हम मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस कौन सी कहलाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषक गैस हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है वह आपको कमेंट करके बताना, सभी बताइएगा कमेंट करके, अच्छे तरीके से आपको बताना है, ठीक है। चलिए सभी कमेंट करके बताइए। तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु जो कहलाती है वह हमारी क्या कहलाती है, मैग्नीशियम। जी हाँ साथियों, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु है वह कौन सी धातु कहलाती है, मैग्नीशियम की बात करेंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 1992 में जो है रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वर्ष 1992 में रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा जो 21 है वह साधारणी विकास से संबंधित हो जाता है। अगला भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है वह कहलाता है भारत की माउंटेन रेलवे की बात करेंगे। जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है, तो जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य हरियाणा राज्य है। अगला एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है, तो एक दूसरे से जुड़ी जो जटिल खाद्य श्रृंखला होती है वह आपका खाद्य जाल कहलाती है। अगला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण बताइए, तो पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत का उदाहरण हमारा क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा। नोट कर लीजिएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है रीट एग्जाम को फतेह करना, शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना, सिलेक्शन 101% पक्का करना, गवर्नमेंट जॉब निश्चित तरीके से पाना, निश्चित 100% पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, कई बार पूछा जाता है। चिपको आंदोलन से एक प्रश्न आएगा किसी भी टॉपिक से, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, ठीक है। 4-5 महत्वपूर्ण आंदोलन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आपके पर्यावरण EVS की बात करेंगे तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा सभी परिचित होंगे। एक अच्छा प्रश्न आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जी हाँ प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित प्रश्न आता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था, तो 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर आपका लागू हुआ था।
अगला, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के मापने का यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। नेगेटिव प्रश्न भी पूछा जाता है। तो निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं होती है? यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में एक होता है। देखिए, शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, इसलिए निरीक्षण विधि की विशेषता आपकी यहाँ पर नहीं कहलाई जाएगी। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? तो सभी बताइएगा। तो ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अपघटक। ठीक है, तो ह्यूमस निर्माण में जो सहायक होते हैं वह अपघटक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सभी लोग जानते हैं तना से आएगा या जड़ से प्रश्न आता है। ठीक है, पेड़ पौधे सब्जियों फलों के जड़ या तने से प्रश्न एक जरूर आएगा, फूल पत्ती से प्रश्न जरूर आएगा। तो प्याज आलू अदरक ये किस प्रकार है? तना है, जड़ है। ये जो वर्ग है ये तने का वर्ग है। प्याज भी एक तना है, आलू भी है और अदरक ये सारे तने हैं। मूली गाजर ये क्या कहलाते हैं? जड़ कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो वाहिनी ईंधनों में देखा जाए तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को पर्यावरणीय स्नेही माना गया है। किसको? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, किसकी बात करेंगे? सीएनजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करेंगे। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? अब उपभोक्ता खाद्य जाल से प्रश्न आता ही आता है, 1 से 2 प्रश्न आप सभी जानते हैं। तो जैविक समुदाय में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है। ठीक है, और प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधे, हरे पौधे। इनको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो कि शाकाहारी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे पत्तियां जो खाएगा वह शाकाहारी ही होगा। और जो पेड़ पौधे पत्तियों को, जैसे चड्डा, हिरण, हाथी, ये क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, शाकाहारी होंगे। और इनको खाने वाले फिर द्वितीय श्रेणी में मांसाहारी पर आ जाते हैं। बाढ़ से समुद्रभिद्ध पौधे मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? बाढ़ से जो समुद्रभिद्ध पौधे होते हैं, समुद्र के किनारे के जो होते हैं, वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनमें जो है मूल में श्वसन रुक जाता है। बाढ़ से क्या होता है? उनके मूल में श्वसन रुक जाता है, इसके लिए जो है बाढ़ से समुद्रभिद्ध जो पौधे होते हैं वह मर जाते हैं या सूख जाते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो सभी लोग जानते हैं 71% पर जो है जल से घिरा हुआ है। केवल 29% ही स्थल है जिस पे पेड़ पौधे ये सारी चीज़ें आपके विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या होती है? सभी बताइएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होती है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। अगला, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। क्या होता है? सामाजिक वानिकी का उद्देश्य होता है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन होता है। अगला, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। तो सभी लोग जानते हैं वायुमंडल की जो सबसे निचली परत कहलाती है वह कौन सी परत कहलाती है? सभी लोग बताइएगा। वह कहलाती है क्षोभ मंडल। कौन सी कहलाती? सभी बताइएगा। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल हो गई। और आप जानते हैं ये वायु में जो परतें हैं आपके 4-5 जो लेयर हैं आपके वायुमंडल में, विभिन्न परतें हैं, एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इन परतों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्षोभ मंडल की बात करें 0 से 8 या 18 किलोमीटर, यह मंडल जो है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल पर घटित होती। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल की अगर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर। देखिए, समताप मंडल जो होता है वह 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है वह समताप मंडल कहलाता है। और इसके आगे का मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर का जो एरिया है वह मध्य मंडल कहलाता है। और 80 से लेकर 640 किलोमीटर का एरिया आयन मंडल कहलाता है। और जो 640 किलोमीटर के बाहर होता है वह क्या कहलाता है? वायुमंडल। ठीक है, तो आपने समझ लिया। ठीक है, 0 से 8-18 किलोमीटर की अगर बात करते हैं तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल 18 से लेकर 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर पर, और वायुमंडल 640 किलोमीटर के ऊपर जो एरिया है वह वायुमंडल कहलाता है।
अगला, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण सोडियम क्लोराइड। जी हाँ साथियों, महासागरों में जो है सोडियम क्लोराइड लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जी हाँ, कोई परितंत्र है उसमें तत्वों का जो चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं? तो किसी परितंत्र में तत्वों के चक्रण को हुई जीव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। EVS बाई जायसवाल सर, आप सभी लोग फ्री क्लासेज मिल जाएगी, फ्री नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, लिंक दे दी गई है। सारे नोट्स PDF फाइल प्राप्त कीजिए और ऑल स्टेट, CTET, रीट, MP टेट, UP टेट, ऑल TT एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कीजिए, सिलेक्शन पाइए। सूर्य से निकटतम ग्रह, ग्रहों से एक प्रश्न आता है, सभी जानते होंगे, निकटतम ग्रह है, ठीक है, और सबसे दूरी में आरोही अवरोही दोनों में आपसे आना चाहिए। तो सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होता है, ठीक है, सभी परिचित होंगे अच्छे तरीके से। ओजोन परत की मोटाई नापने की यूनिट क्या है? जी हाँ, ओजोन लेयर जो है इसको हम कैसे पता कर पाते हैं कि ये इस प्रकार से यहाँ पे छिद्र है, इतनी बची हुई है, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई एक डाप्सन यूनिट होती है, डाप्सन इकाई कहलाती है, ठीक है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई डाप्सन है। अगला है कायांतरित शैल का उदाहरण, सभी लोग बताइएगा अच्छे तरीके से। तो कायांतरित शैल का उदाहरण आपका संगमरमर है, एक प्रश्न जरूर आएगा, पत्थरों से, ठीक है, इनसे आ जाता है। लावा से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट ही कर लेना है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आता है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से जरूर एक दो प्रश्न आ ही जाता है, एक प्रश्न तो आता ही आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि असम राज्य की बात करते हैं। एक सींग गंडे के लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित होंगे। और राष्ट्रीय उद्यानों की इंपॉर्टेंट जी को आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट दे दिया गया है, ठीक है। सारा कुछ मटेरियल आपको उपलब्ध है, केवल आपको प्रिपरेशन करना है सही तरीके से। एग्जाम के समय जो बेहतरीन तैयारी करता है, एग्जाम के पहले ही तैयारी होती है, वहाँ की हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन एग्जाम के पहले 15 से 20 दिन या एग्जाम वाला मंथ जो होता है, महीना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन होती है? तो जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे ज़्यादा जो औषधि प्रयोग होती है, कई बार पूछा गया है TT एग्जाम में, शिक्षक भर्ती में, होती है पैरासीटामोल, ठीक है। जड़ नियंत्रण में आमतौर पर आप किराने की दुकान में भी जाएंगे तो पैरासीटामोल की गोली मिल जाएगी, ठीक है। किसके लिए? जड़ नियंत्रण के आमतौर पर यह कार्य करती है और स्पेशल आती है जड़ नियंत्रण के लिए यह। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा में होने वाली जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति करता है। और लोकसभा में कौन करता है? जी हाँ, राज्यसभा में चलिए उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा में कौन करता है? अब आपको कमेंट करके बताना है कि लोकसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। इसके बाद है 50वां प्रश्न, इस क्लास का अंतिम प्रश्न, कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? सभी बताइएगा, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। साथ ही साथ 50 से प्रश्न आपको कैसे लगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।